तो एक टेक्निक हम लोगों ने की है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू भी हम लोगों ने सेल को ही ऑब्जर्व किया था, सेल के डिफरेंट पार्ट्स अलग किए थे, ठीक है। फिर डिफरेंशियल स्टेनिंग, उसमें भी हमें सेल को ही ऑब्जर्व करने में हेल्प मिली है। तो समझ आ रही है कि सारी चीज़ें सेल टेक्निक्स ही हैं जिनके जरिए हम सेल को स्टडी करते हैं, ठीक है। बिल्कुल उन दो टेक्निक्स की तरह एक और टेक्निक है हमारे पास, माइक्रोस्कोपिक डायसेक्शन और माइक्रो डायसेक्शन। अच्छा, अब सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि डायसेक्शन क्या होता है। डायसेक्शन का क्या मतलब है कि किसी चीज़ को कट करना, ठीक है ना। आप लोगों ने अगर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए हों, अगर आप लोगों ने मैट्रिक में 9th में किए हो बायो के, तो हो सकते किए हो, वरना अभी इंटर के तो शायद आप लोगों के स्टार्ट ना हुए हो क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कॉलेजेस तो बंद है। बहरहाल अगर आप लोगों ने कभी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया हो तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर इंटर में तो खुद डायसेक्शन करवाई जाती है, लेकिन इंटर से पहले मैट्रिक तक के टीचर्स डायसेक्ट करके रखती हैं। तो लेकिन आप लोगों ने बहरहाल देखा ज़रूर होगा, अगर एक फ्रॉक की डायसेक्शन हो रही है तो फ्रॉक, अगर हमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम हमें ऑब्जर्व करना है तो टीचर उसके ऐसे पार्ट्स खोलकर सामने रखेगी, फ्रॉक को उल्टा लिटाएगी, उसके हाथ पाँव चारों तरफ पिन अप करेंगी और फिर डायसेक्ट करके, यानी कि बीच में से उसको काट कर कैंची की मदद से उसकी स्किन काट कर फिर अंदर से वही पार्ट सामने लाकर आपके रखेगी, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के सारे ऑर्गन्स होंगे, जैसे हार्ट होगा और क्या कहते हैं वेन्स वगैरह, आपको सारी नसें वगैरह दिख रही होंगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाना होगा तो टीचर क्या करेगी, तो टीचर ऐसे पार्ट सामने लाकर रखेगी जिसमें क्या स्टमक होना चाहिए। डाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं, स्टमक होता है, पैंक्रियाज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ईसोफेगस होता है, ये सारी चीज़ें टीचर आपके सामने लाकर रखेंगी, ठीक है। तो डायसेक्शन क्या होता है कि किसी चीज़ को काट पीट कर उसमें से ऐसी चीज़ें निकाल के रखना जिनकी हमें ज़रूरत है, और जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं है उन्हें साइड कर देना, ठीक है। तो डायसेक्शन का मतलब क्लियर हुआ। अच्छा, वो एक ऐसी डायसेक्शन होती है जो हम अपने सामने डिश में उस फ्रॉक को रखते हैं और अपने हाथों से उसे डायसेक्ट करते हैं, ठीक है। वो तो हमें अपनी आंखों से नज़र आ रहा है, लेकिन अगर किसी डायसेक्शन में हमें आंखों से कुछ नज़र ना आ रहा हो, हमें डायसेक्शन भी, हमें वो काटम पीटी भी माइक्रोस्कोप के अंदर करनी हो, अपनी आंखों से हमें नज़र ना आ रहा हो, बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों जो हमें आंखों से नज़र ही ना आती हो, हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़े, तो फिर उसे हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक डायसेक्शन या माइक्रो डायसेक्शन। क्यों? क्योंकि माइक्रो का मतलब है छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा, इतना छोटा कि हमें उसमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप से देखते हुए अगर हम डायसेक्शन कर रहे हैं, कुछ काट पीट रहे हैं, अपने काम की चीज़ निकाल रहे हैं और बाकी की चीज़ें साइड कर रहे हैं, तो ऐसी डायसेक्शन कहलाएगी माइक्रोस्कोपिक या माइक्रो डायसेक्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इट इज़ अ टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है इन विच अ माइक्रोस्कोप इज यूज्ड, जिसमें माइक्रोस्कोप यूज होता है टू असिस्ट इन डायसेक्शन। असिस्ट का मतलब है हेल्प करना, ठीक है, ताकि डायसेक्शन में हेल्प कर सके। लेज़र और फाइन ग्लास नीडल्स आर यूज्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं? देखने के लिए, ठीक है। हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, लेकिन काटम पेटी किस चीज़ से कर रहे हैं? या तो लेज़र से, लेज़र से ऑपरेशंस भी होते हैं इंसानों के, अगर आप लोगों को पता हो तो। लेज़र से सेल्स पूरे के पूरे जलाकर निकाल दिए जाते हैं, तो या तो हम लेज़र से डायसेक्शन कर रहे होते हैं, अगर आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो। वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि लेज़र क्या होती है, वो रेज होती हैं जिनसे सेल्स को जलाकर निकाल दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो लेज़र से भी डायसेक्शन होती है, या तो फिर लेज़र की जगह पर फाइन ग्लास, बिल्कुल बारीक, ग्लास का मतलब शीशा, ठीक है। ये पानी पीने वाला ग्लास नहीं है, ग्लास का मतलब शीशा, बिल्कुल एकदम बारीक शीशे की जैसे नीडल्स होती हैं, नीडल्स यानी कि सुई होती है, ठीक है। या तो लेज़र से डायसेक्शन होगी या तो फिर बिल्कुल बारीक नीडल से डायसेक्शन होगी, और हम लोग देखेंगे किसमें, उस सेल को जिसको हम डायसेक्ट कर रहे हैं माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, टू रिमूव अ पोर्शन और सेलेक्टेड सेल और क्रोमोसोम एटसेट्रा, ताकि हमें जो कुछ भी चाहिए, जो भी सेल हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसे हम ले सकें, और या तो फिर जो भी पोर्शन हमें उसमें से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसके अंदर मौजूद है, जो कुछ भी हमें नहीं चाहिए, फॉर सपोज मुझे एक सेल के क्रोमोसोम होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, एग्जाम्पल, अगर मुझे न्यूक्लियस के अंदर वाला क्रोमोसोम चाहिए तो मैं बाकी की सारी चीज़ें रिमूव कर दूंगी, मैं साइटोप्लाज्म रिमूव कर दूंगी, मैं साइटोप्लाज्म के अंदर की सारी चीज़ें, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, सब कुछ मैं रिमूव कर दूंगी। क्यों?
क्योंकि मेरी सेलेक्टेड चीज़ क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है। उसे छोड़कर मैं बाकी का सब कुछ रिमूव करके बाकी का तमाम पोर्शन रिमूव कर दूंगी, ठीक है। और ये सब कुछ मुझे कैसे दिख रहा होता है माइक्रोस्कोप में, सिर्फ आंख रखकर मैं देखते हुए नहीं ये सारा काम करूंगी, बल्कि इसमें मजीद बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा होता है। लार्ज टीवी स्क्रीन्स और मॉनिटर्स आर यूज्ड टू व्यू इमेजेस, ठीक है। वो तस्वीरें देखने के लिए कि मेरा काम सही हुआ है या नहीं हुआ है, वो तस्वीरें देखने के लिए बहुत बड़ी बड़ी सी टीवी स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं या बहुत बड़ी बड़ी सी एलसीडीज मॉनिटर्स लगे हुए होते हैं, जहाँ पर मुझे तस्वीरें साथ के साथ दिख रही होती हैं कि मेरा काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उस माइक्रोस्कोप की मदद से जो कुछ भी मैं देख रही होंगी वो एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन या मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, मुझे दिख रहा होगा, ठीक है। और मैं इस्तेमाल क्या करूंगी, काटम पीटी के लिए या चीज़ें रिमूव करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए या तो लेज़र यूज़ करूंगी या तो बिल्कुल बारीक सी नीडल्स यूज़ करूंगी जो शीशे की होंगी, ठीक है। और माइक्रोस्कोप से देखते हुए उन टीवी स्क्रीन्स और मॉनिटर्स पर इमेजेस देखते हुए, पिक्चर्स देखते हुए मैं जो चीज़ मुझे चाहिए होगी वो चीज़ मैं रखूंगी, उस चीज़ को सिलेक्ट करूंगी और बाकी का पोर्शन क्या कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी, ठीक है। तो ये डायसेक्शन क्या कहलाती है, जो माइक्रोस्कोप की मदद से हो रही होती है, मुझे आंख से नहीं दिख रहा होता है, मैं टीवी स्क्रीन पर मॉनिटर पर देखते हुए इमेजेस की सूरत में देखते हुए अपना काम कर रही होती हूँ, ऐसी डायसेक्शन कहलाती है। देखिए एक तो डायसेक्शन है, डायसेक्शन कैसे हुई, क्योंकि मैं जो चीज़ मुझे सेलेक्ट करनी है उसे सेलेक्ट करके बाकी का पोर्शन क्या कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ, डायसेक्शन है। लेकिन मेरी आंख से दिखने वाली डायसेक्शन नहीं है, कौन सी डायसेक्शन है, जो मुझे माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसी डायसेक्शन जो माइक्रोस्कोप में देखकर की जाए, ऐसी डायसेक्शन कहलाती है माइक्रोस्कोपिक डायसेक्शन या माइक्रो डायसेक्शन, ठीक। अब इसके रिलेटेड हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, टिश्यूज दैट टेक अप स्टेन्स आर कॉल्ड क्रोमैटिक। अच्छा ये स्टेनिंग वाले टॉपिक से रिलेटेड है, ओके। ऐसे टिश्यूज, अब अगर मैं, अच्छा टिश्यूज क्या होते हैं, जो अगर मैं बहुत सारे सेल्स को एक जगह पर जमा कर दूं तो बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। फिर टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, ये एक लंबी डिटेल है। अभी आप लोगों को क्या बताया मैंने कि बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो वो टिश्यूज जो स्टेन्स ले लेते हैं अपने ऊपर, अगर मैं किसी भी स्टेन का, किसी भी केमिकल का यूज करूं उस टिश्यू के ऊपर, तो वो उस केमिकल का कलर अपने ऊपर ले ले, तो ऐसा जो टिश्यू है वो कहलाता है क्रोमैटिक, ठीक है। यानी कि जो स्टेन, जो केमिकल मैंने यूज किया कलर करने के लिए वो स्टेन कहलाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस कलर करने वाला है, स्टेनिंग कहलाएगा। अगर सिंगल स्टेन यूज होगा तो सिंगल स्टेनिंग कहलाएगा, अगर डबल स्टेन यूज हो तो डबल स्टेनिंग या डिफरेंशियल स्टेनिंग कहलाएगा। और जिस टिश्यू के ऊपर कलर किया जा रहा है, जिस टिश्यू ने उस कलर को ले लिया है, वो टिश्यू क्या कहलाएगा, क्रोमैटिक कहलाएगा, ठीक है। द टर्म क्रोमोसोम्स रेफर्स देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वायलेट स्टेन्स। अच्छा अब देखें, एक लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है क्रोमोसोम, एक वर्ड इसलिए भी इस्तेमाल, उस टिश्यू के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो कलर ले लेता है। और ये एक ऐसा टिश्यू होता है जो क्या एब्जॉर्ब कर सकता है, वायलेट स्टेन अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर सकता है। वायलेट किस कलर का स्टेन, वायलेट कौन सा कलर है, वायलेट कलर आप लोग को पता होगा, कपड़े पहनते हुए अंदाज़ा हो जाता है, कपड़ों के कलर्स अलग अलग नाम लिए जाते हैं। वायलेट पर्पलिश सा कलर होता है ना, वायलेट कलर, ठीक है। एक स्पेसिफिक टिश्यू, वो स्पेसिफिक टिश्यू जो स्पेसिफिकली यानी कि खास तौर पर वायलेट कलर का स्टेन एब्जॉर्ब कर सके। हर टिश्यू हर कलर का स्टेन एब्जॉर्ब नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सा भी सेल उठा लूँ और उसके ऊपर कोई सा भी स्टेन डाल दूँ तो वो स्टेनिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हर तरह के अलग अलग सेल के लिए, हर तरह के अलग अलग टिश्यूज़ के लिए अलग अलग तरह के मखसूस स्टेन्स होते हैं। जैसे न्यूक्लियस के लिए ये मखसूस है और साइटोप्लाज्म के लिए ये मखसूस है, बिल्कुल वैसे ही हर चीज़ के लिए एक अलग स्टेन मखसूस होता है कि ये इसी पर यूज़ होगा और ये टिश्यू यही वाला कलर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो जो टिश्यू वायलेट स्टेन एब्जॉर्ब करेगा उसके लिए खास नाम इस्तेमाल किया जाता है क्रोमोसोम्स। यानी कि क्रोमोसोम्स कौन से कलर का, कौन सा कलर एब्जॉर्ब करते हैं, वायलेट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। वायलेट स्टेन एब्जॉर्ब करते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स कहाँ पर होते हैं, मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्रोमोसोम्स में होता है हमारा डीएनए, डीएनए के अंदर होता है हमारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी हाइट, हमारा कलर, हमारी अच्छाइयाँ, हमारी बुराइयाँ, सब कुछ हमारे डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर। अगर आज की इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आया तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।